नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत टीवी की जानिब से ऐसे प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। मुल्क के, रियासत के और शहर के मुमताज़ डॉक्टर्स को मदऊ किया जाता है और ये बताया जाता है कि अवाम जिन बीमारियों में मुब्तला है उनका इलाज कैसे किया जाए और उन्हें किस तरह की राहत फ़राहम की जाए, किस तरह शिफा को यकीनी बनाया जाए। यकीन मानिए, जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, बीमारियों का देने वाला भी अल्लाह ताला है और शिफा भी अल्लाह ताला देते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आपको बता दूँ कि बाज़ डॉक्टर्स को अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा अता की है उनके हाथों में कि मरीज़ उनसे रुजू होते हैं और शिफा पाते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर्स हैं ओलिव हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर शेख इमरान अली, और हम आज स्टूडियो में डॉक्टर शेख इमरान अली को हमने मदऊ किया है और आपकी मुलाकात भी उनसे करवा रहे हैं। और आप, हो सकता है हम जो बातें आपको बताएंगे, कई मरीज़ों से हमने बात की तो उन्होंने अपने अमराज़ के बारे में बताया और कहा कि डॉक्टर साहब से ये सवालात किए जाएँ कि किस तरह बीमारियों पर वो पाया जाता है। यानी जो आसाबी बीमारी होती है, यानी जो उज़लात की जो बीमारी होती हैं, यानी रगों की बीमारी जो होती हैं, उससे कैसे निजात भी पाई जाए, वो डॉक्टर साहब से हम सवालात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जैसा कि नाज़रीन मैंने बताया कि आपको ओलिव हॉस्पिटल में ये कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है और ये भी मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा भी रखी है। तो बहरहाल शिफा का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स जिस अंदाज़ में बीमारियों का इलाज करते हैं, उन्हें अपने माँ-बाप की दुआएँ ज़रूर होती होंगी और हमें यकीन भी है कि अपने माँ-बाप की दुआओं की वजह से ही वो दूसरों का इलाज कर पाते हैं। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं बीमारियों की। अक्सर ये देखा जाता है कि आम जो बीमारियां हैं, उस बारे में कहा जाता है कि लोग बहुत कम जानते हैं। अब मर्गी की बीमारी है, यानी जो दौरे पड़ते हैं, इंसान ठहरे ठहरे गिर जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये न्यूरो डिसऑर्डर है। तो इस बारे में आप बताइए कुछ। मर्की का दौरा काफ़ी सारे रीज़न से आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को ब्रेन के अंदर ट्यूमर रहने से भी मर्की का दौरा आता है। थोड़े पेशेंट्स एपिलेप्टिक कहा जाते हैं। एपिलेप्सी का माने रगों की कमज़ोरी की वजह से मर्की का दौरा आते रहता है। उनको हम काफ़ी डिफरेंट वेज में ट्रीट करते हैं। मेडिकेशंस, दवाइयों के ज़रिए उनका इलाज किया जाता है और बहुत सारे अभी लेटेस्ट इनोवेशंस हैं जिससे हम लोग सर्जरी के ज़रिए भी मर्की के दौरे को कम्प्लीटली दूर कर सकते हैं। अच्छा, जी जी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई गिर जाता है तो अक्सर हमने देखा, बचपन में भी देखा है और आज भी देखते हैं कि कोई आयरन जो चीज़ें होती हैं, लोहे की जो चीज़ें होती है, वो मर्गी के जो मरीज़ हैं उसके हाथ में पकड़ा दी जाती हैं, या फिर ये कहा जाता है कि इसे चप्पल सुंघा दे। ये क्या है? ये काफ़ी सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं सर। बेसिक फर्स्ट एड जो पेशेंट जिसको मर्की का दौरा आता है उसको देने के लिए बेसिक क्या है, पहले उसको सेफ रखना है। ऐसी जगह पे ना रखे जहाँ से वो गिर के कुछ और चोट उसको पहुँचे। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली उनको फर्श पर लिटाया। अच्छा। फर्श पर भी एक कोने में साइड में लिटाएं ताकि वो अगर कुछ उनके मुंह में कुछ चीज़ है तो एस्पिरेट ना करें कि अच्छा। वो जो चीज़ जो है ना फेफड़ों तक ना पहुँचे। अच्छा। और पेशेंट को किसी भी चीज़ से टाइटली बांधना या फिर उनको जो है ना एकदम पकड़ के रखना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि मर्की का दौरा इतना तेज़ होता है कि ऐसा रिस्ट्रिक्ट करने पे पेशेंट को जो है ना फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। अच्छा। तो उनको जगह दें, उनको सेफ रखें, उनको किसी और इंजरी से बचाएं। यूजुअली अगर मर्की का दौरा कुछ मिनट तक ही रहता है, अगर आपको लगे कि कंटिन्यूस है तो फौरी उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सके उतना उनको हॉस्पिटल जो है ना लेके जाना बेहतर है। अच्छा, ये बताइए, मर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो ये एपिलेप्सी जिसे कहा जाता है, वो उससे मुतासिर कौन होते हैं? मर्द हजरात मुतासिर होते हैं या ज़्यादा ख़वातीन? लेडीज़, और लेडीज़ का प्रिवेलेंस ज़्यादा है। मतलब फीमेल पॉपुलेशन में मर्गी का दौरा ये पाया गया है कि उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, रेशियो ज़्यादा है। रेशियो ज़्यादा है, बट किसी को भी हो सकता है। जी जी। बच्चों में भी मर्गी का दौरा होता है, एडल्ट्स में भी होता है, बुजुर्गों में भी होता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका इवैल्यूएशन, मतलब उसको जो है ना जड़ से जो है ना उसकी जांच करना है और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना है। यानी उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं? कर सकते हैं। जी जी जी।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर शेख इमरान अली का सवाल है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक इंतहाई कम उम्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। वैसे भी ओलिव हॉस्पिटल मोहताज तारुफ नहीं है और वहाँ पर मुख्तलिफ अमराज का इलाज होता है। और आज हमने डॉक्टर शेख इमरान को मदऊ किया है, इसकी वजह यही है कि लोगों को जो अहम अमराज है, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि गर्दन में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, ये मूंढों में दर्द होता है, यहाँ तक कि सर में दर्द की शिकायत भी वो करने लगते हैं। और फिर बाद में जब वो मायने करवाते हैं या टेस्ट करवाते हैं तो फिर ब्रेन ट्यूमर निकलता है। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर क्या आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है? जी सर, ब्रेन ट्यूमर काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है जो बच्चों में भी पाई जाती है, बिल्कुल छोटे बच्चों में भी पाई जाती है, बड़ों में भी पाई जाती है, बुज़ुर्ग या एल्डरली जिसको बोलते हैं उनमें भी पाई जाती है। ब्रेन ट्यूमर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। जी जी। और हर ब्रेन ट्यूमर जानलेवा नहीं होता है। अच्छा। और ब्रेन ट्यूमर की जो है ना पहचान कैसे करते हैं, ये तो पेशेंट जो है ना, बहुत सारे पेशेंट्स हेडेक कंप्लेन से आते हैं, सर का दर्द लेके आते हैं, किसी को मरकी का दौरा हो जाता है, उसके बाद में हमको पता चलता है कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है। किसी का जो है ना फालिज का अटैक, जैसे हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है, इसके बाद में हमको पता चलता है कि एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर की वजह से है। जी। तो कुछ भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स रहें तो वी हैव टू ऑलवेज थिंक, मतलब हमको ये सोचना है कि ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। जी जी। और ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस करने के बाद में हर ब्रेन ट्यूमर जानलेवा नहीं रहता है। अच्छा। इसका काफ़ी अभी अपडेटेड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो इलाज हो रहा है, इससे कंप्लीट मुकम्मल इलाज हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का। अच्छा, ये बताइए, जैसे ब्रेन ट्यूमर की हम बात करते हैं, आपने एक बात जोर देकर कही है कि हर ब्रेन ट्यूमर जानलेवा नहीं होता। तो जानलेवा जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो क्या है? वो खास करके हमारी ज़बान में जिसको ग्लायोब्लास्टोमा करके बोलते हैं, जो एक प्रकार का एक टाइप का ब्रेन ट्यूमर है जो काफ़ी एग्रेसिव होता है। उसमें क्या है, पेशेंट की जो एज, जो प्रोग्नोस्टिकेशन जो बोलते हैं, जो उनकी जो हयात है बहुत कम हो जाती है। उसमें सर्जरी करने के बावजूद भी पेशेंट को जो है ना फिर वापस ब्रेन ट्यूमर आने का चांस रहता है, रिकरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे जो बीमारियां हैं, जैसे ब्रेन स्टेम ट्यूमर हो गया या ग्लायोब्लास्टोमा हो गया, ये ऐसी बीमारी है जो काफ़ी जानलेवा है और जिसका मुकम्मल इलाज अभी तक हासिल नहीं हुआ। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग, मर्द हों या ख़वातीन हों, वो गर्दन में दर्द की शिकायत करते हैं, यानी बैठते हैं तो कहते हैं कि दर्द हो रहा है, लेटते हैं तो कहते हैं चक्कर आ रही है, इस तरह की बातें करते हैं। ये क्या है? ये काफ़ी आजकल काफ़ी नौजवान लोग भी इससे सफ़र हो रहे हैं। इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स। अच्छा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ये मतलब है कि गर्दन की जो हड्डी है, गर्दन के जो गैप्स होते हैं, उसकी वजह से गर्दन की रग में प्रेशर आके, गर्दन के जो है ना रगों में इरिटेशन होने की वजह से गर्दन का दर्द, हाथ का दर्द, मूंढों में दर्द, चक्कर आना, अच्छा, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। अच्छा, एक बात है, जब ब्रेन ट्यूमर की हम बात करते हैं तो आपने ब्रेन ट्यूमर की तो बात कर ली है, लेकिन क्या रीढ़ की हड्डी में भी ट्यूमर होता है? जी सर, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर भी एक तरह का ऐसा ट्यूमर है जो पेशेंट को जो है ना एकदम पैरालाइज करने का, मफलूज कर देता है। जी, पैरालाइज कर सकता है। पेशेंट जो है ना बेड रिडन हो जाता है, मतलब हिल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, पैरालिसिस होने का चांस रहता है। और हमारे पास पेशेंट्स दर्द लेके आते हैं, स्कैन करने पर ये पता चलता है कि उनको जो है ना स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर आया। जी जी, ये चीज़ें होती रहती है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आपने पैरालिसिस की बात की है, यानी फालिज की बात की है, जी, तो आप ये बताइए कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि नौजवान बच्चों को भी फालिज हो रहा है। ये काफ़ी सारे रीजंस है। मेन रीज़न है डाइटरी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। डाइटरी जो खान पीन जो है अभी, सिगरेट स्मोकिंग, जी, अल्कोहल कंजम्पशन, रिफाइंड शुगर्स, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना मीठा खाना, अच्छा, इसके वजह से ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब कारण की वजह से जो है ना जो रग है, जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करती है, वो सिकुड़ जाती है और उसके एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जैसे सिमिलर टू हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक जिसको हम कहते हैं, इसके वजह से फालिज का अटैक आ सकता है। तो फिर जब फालिज का अटैक होता है तो लोग, ठीक है चलिए हाथ पैर तो गिर जाते हैं, साथ ही वो बात करने से भी खांसी रहता है, बात नहीं कर सकता पेशेंट। जी, जब ब्रेन अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो एक हिस्सा दिमाग का जो है ना डैमेज हो जाता है एक तरीके से। और अपनी जो ज़बान जो अपन बात करते हैं, वो जो मोटर और सेंसरी एरिया है, स्पीच एरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ से जो है ना अपनी बात करने की जो कैपेसिटी है वो जनरेट होती है,
तो वो जगह पे अगर डैमेज हो गया तो बात भी जो है ना तुतली हो जाती है, या फिर बात में जो है क्लैरिटी नहीं रहती है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि उनको बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आती। अच्छा अच्छा। तो इसको ये एक टाइप का स्ट्रोक है जिसमें ये कॉमनली होता है। जी जी, अक्सर लोगों को ये देखा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमने बात की गर्दन के दर्द की बात की है, आपने बताया है अक्सर ये ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो, ये शिकायत करते हैं कि बाजुओं में दर्द हो रहा है, मोढों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जी 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 जी। एक रीज़न देखिए, ये जो इसको रिफर्ड पेन हम लोग बोलते हैं, प्रॉब्लम एक्चुअली गर्दन में रहती है बट दर्द मूंढों में होता है। अच्छा। ये क्यों होता है? क्योंकि जो सप्लाई करती है, जो रग सप्लाई करती है, जिसको शोल्डर को जो सप्लाई करती है, वो उसका ओरिजिन गर्दन के पास होता है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जब उसको इरिटेट करता है कोई चीज़ का जो इन्फ्लेमेशन होता है, जी जी, उसकी वजह से मूंढों में भी दर्द महसूस होता है पेशेंट को। अच्छा, वैसे थे कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन के। जी। आप कैसे मरीजों को ज़्यादा देखते हैं? जी सर, मेरे पास अभी मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है ना सर दर्द, माइग्रेन हेडेक्स, अच्छा, टेंशन हेडेक्स, वर्टाइगो, चक्कर आना, अच्छा, डिजीनेस, इसके शिकार हैं काफ़ी ज़्यादा। और बहुत सारे पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सायाटिका, अच्छा, ये सारे बीमारियों के साथ ज़्यादातर आते हैं। और आजकल हम लोग जो है ना अनफॉर्चुनेटली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से काफ़ी पेशेंट्स हम लोग ट्रीट कर रहे हैं जिनको दिमागी चोट पहुंचती है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन में जो है ना ब्लड क्लॉट हो गया, या फिर जो है ना ब्रेन पे इंजरी हो गई, स्कल वॉल्ट फ्रैक्चर हो गया, ये सारे पेशेंट्स भी हम काफ़ी कॉमनली ट्रीट करते हैं। जी जी। तो अब जब आपके पास कोई ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट आता है तो उसकी किस तरह डायग्नोस करते हैं आप लोग, किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं? जी सर, डायग्नोसिस पहले पेशेंट को एग्जामिनेशन से स्टार्ट होता है। पेशेंट से जो है ना बातचीत करनी, पेशेंट की जो है ना मेन कंप्लेन, जो मेन प्रॉब्लम है, उससे बात करके पहचानने में ऑलमोस्ट हम लोग डायग्नोसिस कर पाते हैं। जी जी। उसके बाद में हम लोग डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए काफ़ी सारे टेस्ट कराते हैं। बहुत कॉमनली हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई स्कैन करवाते हैं, और इसके बाद में हम लोग जो है ना अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो और हायर इन्वेस्टिगेशन जैसे पेट स्कैन हो गया, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं। जी जी। नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर शेख इमरान अली के हाथ में अल्लाह ने शिफा भी दी है, और आप अच्छी तरह जानते हैं जो अभी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उनसे हम यही चाहेंगे कि फिर एक सवाल हम डॉक्टर साहब से दोबारा करते हैं, और वो सवाल ये है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, कॉमन जो आम उज़लात की बीमारी है या आम आसबी बीमारियाँ हैं, उस बारे में एक बार फिर बताएँ तो बेहतर रहेगा। जी सर, कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस हेडेक, माइग्रेन हेडेक, टेंशन हेडेक, वर्टाइगो, जो चक्कर आने की बीमारी जो रहती है, गर्दन में तकलीफ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लो बैक पेन, कमर में दर्द, सायाटिका पेन, काफ़ी मरीज इसी से जो है ना जूझते रहते हैं। सीजर डिसऑर्डर भी काफ़ी कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। मेमोरी लॉस, मेमोरी का प्रॉब्लम जिसको अल्जाइमर भी बोलते हैं, ये भी काफ़ी आजकल कॉमन हो गया है। जी जी। मूवमेंट डिसऑर्डर्स, जिसमें जो है ना हाथ शेक होते हैं पेशेंट्स के, चल नहीं पाते हैं ठीक तरीके से, ये भी काफ़ी कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। जी जी जी। अच्छा, सियाटिका का इलाज किस तरह किया जाता है? सियाटिका का इलाज हम लोग पहले स्टार्टिंग में मेडिकल मैनेजमेंट जैसे टैबलेट्स, इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, अच्छा, इसी से हम लोग कोशिश करते हैं। जी जी। ऐसे पेशेंट्स भी रहते हैं जिनमें जो है ना नर्व डैमेज का साइंस रहता है, जैसे अच्छा, रग जो है ना डैमेज के कगार पे रहती है, तो वैसे पेशेंट्स में हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं। जी जी। आपने एक बात की है जो आम बीमारियां हैं, उसमें एक बात आपने आधे सर के दर्द के बारे में कही है। जी सर। तो बहुत ज़्यादा आजकल लोग मुतासिर हैं उससे। जी सर, आधे सर का दर्द इज़ प्राइमरी हेडेक, एक कॉमन सिम्टम्स है सर। इसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। एक तो माइग्रेन हेडेक हो गया, जो कॉमनली एक आधे सर का दर्द रहता है, टेंशन हेडेक और साइनस हेडेक, ये सारे प्राइमरी हेडेक्स है, जिसमें जो है ना यूजुअली हेडेक होता है। आधे सर का दर्द यूजुअली माइग्रेन हेडेक में ज़्यादा रहता है। जी जी जी। तो अक्सर ख्वातीन में रहता है या लेडीज़, फीमेल पॉपुलेशन में ज़्यादा रहता है। जी जी जी। वजह क्या है अक्सर बीमारियां ख्वातीन में ज़्यादा देखने में आ रही है? आप जो भी कह रहे हैं कि ख्वातीन में ज़्यादा है। बहुत सारे रीजंस होते हैं सर। एक तो जेनेटिक रीजंस होते हैं। अच्छा, जेनेटिक रीजंस एक होता है, और ये पाया जाता है कि ये जो हेडेक की जो बीमारी है वो लेडीज़ जो फीमेल पॉपुलेशन में ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन। यानी टेंशन ज़्यादा लेते हैं वो लोग।
नॉट नेसेसरली, बट वो कुदरती ऐसा है। अच्छा कि फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। यानी कुदरती निज़ाम है। जी जी जी। अच्छा एक बात बताइए, स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है ये? स्पाइनल स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो रीढ़ की हड्डी में जो रग रहती है, जी, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते जी हैं, जी, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं वो जो है ना कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाती है। चार तरफ से दब अच्छा, जाते हैं। हाँ। तो ये डिस्क के वजह से, जैसे कमर में गैप जो आता है उसके वजह से हो सकता है, या बोनी ग्रोथ की वजह से, जैसे हड्डी जो है ना मोटी हो गई, हड्डी बढ़ जाती है, बोन स्पर्स आ जाते हैं, जी, उसके वजह से भी जो है ना कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है, जिससे अच्छा। रग पूरे चार तरफ से जो है ना उसको उस पर दबाव रहता है। जी जी, वो दबाव की वजह से क्या है, पेशेंट को तकलीफ, कमर जी। का दर्द, पैरों में दर्द। अच्छा अच्छा, यानी चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। जी। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बात ये बताइए कि अगर आप देखेंगे कि हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जी तो आप देखेंगे न्यूरो सर्जरी जो टेक्निक्स है जी। उसमें कुछ एडवांसमेंट आया है? जी सर, जैसे हर स्पेशलिटी में आजकल एंडोस्कोपी का, लैप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी का जो है ना जी जी, इंट्रोडक्शन हुआ है। जी। वैसे ही हमारे न्यूरो सर्जरी में भी एंडोस्कोपिक सर्जरीज काफ़ी कॉमनली हो रहे हैं, जी जी, और हम भी जो है ऑलिव हॉस्पिटल में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज कर रहे हैं, जी जी, जिससे सर्जरी इतनी सिंपल हो जाती है कि पेशेंट एक ही दिन में जो है ना नॉर्मल हो जाता है, जी, जी। डिस्चार्ज के काबिल हो जाता है। जी जी, एंडोस्कोप के ज़रिए टाँके भी जो है ना नहीं लगते या बिल्कुल कम लगते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एज वेल एज एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी एक नई इन्वेंशन है जो न्यूरो सर्जरी को चेंज कर रही है। जी जी। अच्छा ये बताइए, अक्सर मरीज़ जो हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मुतासिर होते हैं, तो उनमें एक हिचकिचाहट होती है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, इलाज नहीं कराएँगे, वो छुपाते हैं बीमारी, और वो बीमारी फिर आगे जाकर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत पेचीदा हो जाती है। तो इस तरह के मरीज़ों को आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, कॉमनली मैं ये बताऊंगा कि एक बार डॉक्टर से मशवरा करने में काफ़ी जो है ना बेहतरी है पेशेंट के लिए, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो हम लोग पकड़ पाते हैं, अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं। जैसे अगर सर का दर्द रहा और आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस खाते रहें, और खुदा ना खास्ता बाद में ये पता चला कि आपका एडवांस स्टेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर था, तो ऐसे चीज़ों से हम लोग जो है ना बच सकते हैं अगर हम सही टाइम पे डॉक्टर का जो है ना कंसल्टेशन करें और डॉक्टर को जो है ना अपनी प्रॉब्लम समझाएं, और जो सटल साइंस रहते हैं जो हमको पता चलते हैं, जी जी, उसके मुताबिक जो है ना आगे का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और किसी की जान बच सकती है। अच्छा एक बात ये बताइए कि आप तो कई पेशेंट्स को रोज़ देखते हैं, आपने आम जो पेशेंट्स है बाद में बहुत ज़्यादा डर खौफ भी देखा होगा, तो अक्सर जो डर खौफ के जो मरीज़ आते हैं, जैसे कि आप किसी को सर में दर्द होने लगता है तो समझता है, हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो उसको किस तरह आप लोग काउंसलिंग करते हैं उस तरह के मरीजों? जी सर, हम पेशेंट को जो है ना एजुकेट करते हैं। अच्छा, अवेयरनेस। हाँ, उनको जो है ना उनकी प्रॉब्लम की जो है ना जड़ जो है ना हम समझाते हैं। हम पूरा ट्राई करते हैं कि पेशेंट को ये एटलीस्ट पता चले कि उसका प्रॉब्लम हो क्यों रहा है और इसके क्या ऑप्शंस है, किस तरीके से वो जो है ना ट्रीटमेंट की तरफ जा सकता है, और किस तरीके से जो है ना पेन फ्री रहें वो अपनी ज़िंदगी में। पेशेंट एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताइए कि इस तरह की जो बीमारियां हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, चाहे वो मतलब आम बीमारियां हो या कॉम्प्लेक्स वो डिसऑर्डर हो, तो उससे बचने के लिए अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें किस तरह तब्दीलियां लाना चाहिए, क्योंकि आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन? लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। काफ़ी चीज़ हैं जो अपने हाथ में है, जिससे हम लोग जो है ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। स्पेशली जो आर्थरोस्क्लेरोसिस और ब्रेन स्ट्रोक जो है, इससे हम लोग जो है ना बच सकते हैं इफ़ वी टेक प्रिकॉशंस। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन काफ़ी नुकसानदायक है। ओबेसिटी, मोटापा जो है, दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू अ लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। और बैक पेन का एक वन ऑफ द कॉमन रीज़न ओवरवेट है, यानी वजन बढ़ जाना। जी। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, मीठा चीज़ जो है ना थोड़ा सा कम करना, अवॉइड करना, परहेज रखना, ठीक है। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रहना। बेसिक जो है ना एक्सरसाइज जो वॉकिंग, जॉगिंग, इसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना, ये जो है ना एडवाइजेबल फॉर एवरीबॉडी टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अच्छा, इसका कोई असर बैड फूड हैबिट्स जो रहते हैं, मतलब रात देर गए खाना, खुद आप देखेंगे हैदराबाद में जो शादियां होती हैं या फिर जो तकारीब होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि नौशा जो आते हैं 12 बजे
फिर अब जब खाना खाया जाए 1 बजे, तो आप इस तरह के भी मैं समझता हूँ कि बीमारियों का बायस बनते होंगे। जी सर, डेफिनेटली सर। लेट नाइट हैवी फैटी मील, हाँ, हाँ। जो हम लोग नॉनवेज जो आइटम्स खाते हैं, जी, जी। उससे काफ़ी डाइजेस्टिव अपसेट होता है, जी, डाइजेस्टिव जी। सिस्टम पे बहुत सारा प्रेशर पड़ जाता है, जी, जी। और काफ़ी जो है ना बीमारियों का जड़, जी, जी। इस वजह से जो है ना काफ़ी बीमारियां जो है ना अर्ली स्टेज में आ जाती है, मतलब जवानी में ही जो है ना जी, जी। बीपी, शुगर, जी, जी। ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते अच्छा ये बताइए बहसीत कंसल्टेंट है आप, न्यूरो सर्जन हैं, हैं। तो आप ये बताइए कि ओलिव हॉस्पिटल में आपके पास कैसे मरीज़ रुजू होते हैं? जी किस तरह के आमतौर पर? जी सर, हम लोग ट्रॉमा अच्छा। काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो है ना फेस करते हैं, जो एक्सीडेंट से जो जूझते हैं, जिनकी जो है ना सर पे चोट लगती है, कोमा में चले जाते हैं, इनको हम लोग काफ़ी जो है ना काफ़ी कॉमनली ट्रीट करते हैं। और स्पाइन पेशेंट्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सciatica के पेशेंट्स जो जी, जी। काफ़ी कॉमनली जो है ना हमारे पास आते हैं, जिनको हम बगैर सर्जरी के भी मेडिकेशन से, इंजेक्शन से भी ठीक करते हैं। अब जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, उनको सर्जरी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपने एक चक्कर की बात की है, जी तो आप ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है या फिर गर्दन की हड्डी में गैप आ गया है, तो जिस वजह से चक्कर आ रही है, तो क्या इसकी सबसे अहम वजह जब लोग सोते हैं या नींद आराम लेते हैं तो वो गद्दों पर सोते हैं, जी तो क्या गद्दे भी नुकसानदेह होते हैं? जी सर, पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्चर जो है ना करेक्ट रखना अपना, इट इज़ लाइक प्रिवेंटिंग फर्दर स्पाइन प्रॉब्लम्स। अच्छा। तो पोस्चर को जो है ना अच्छे से रखने के लिए हम लोग यूजुअली हाइट ऑफ जो मैट्रेस होता है या फिर हाइट ऑफ जो तकिया हम लोग पिलो जो इस्तेमाल करते हैं उसको कम से कम रखें। और आजकल हम लोग जो है ना एडवाइस करते हैं सर्वाइकल पिलो इस्तेमाल करने की, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ पिलो रहता है, अच्छा, जो नेचुरल कर्वेचर मेंटेन करता है। अच्छा। दैट इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स। तो इसका मतलब जैसे आप पोस्चर की आपने बात की है, तो फिर जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो वो भी कुछ उसमें भी तब्दीली लाना चाहिए? जी सर, पोस्चर अपराइट होना चाहिए, नेक बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। नेक जो है ना फ्लेक्शन में नहीं रहना चाहिए, हाँ। और बैक स्ट्रेट होना चाहिए। जी, जी। यानी आप हमारे नाज़रीन को सर उठाकर जीने का मशवरा दे रहे हैं। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी खूबी से, कितने प्यारे अंदाज़ में आपको बताया कि किस तरह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी आसाबी बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि आज दुनिया में अक्सर देखेंगे कि आप आसाबी बीमारी के लोग बहुत ज़्यादा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने पार्किंसन के बारे में बताया और दूसरी बीमारी के मर्गी के बारे में बताया। तो बहरहाल हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारी एक अपनी रिवायत रही है कि जब भी हम किसी डॉक्टर को मदऊ करते हैं, किसी माहिर डॉक्टर को मदऊ करते हैं, तो उनका मैसेज ज़रूर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन हैं उससे उस मैसेज का फ़ायदा पहुंच सके। तो हम चाहेंगे डॉक्टर शेख इमरान अली से कि वो भी हमारे नाज़रीन को मैसेज दें, और ऐसा मैसेज दें ताकि वो आसाबी बीमारियों से महफूज रह सकें। जी जी, जी, ये जी। जी। मैं तो ये सबको ये चाहूँगा कि यू शुड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ से बचें, उनको प्रिवेंट करने की जो है ना कोशिश करें। प्रिवेंशन डाइटरी मॉडिफिकेशन से, पोस्चर करेक्शन से, और लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड करने से जो है ना हम ये डेडली न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ से हम लोग बच सकते हैं। जी, जी। बहरहाल नाज़रीन, बहुत ही प्यारा मैसेज, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है, जिसे मुख्तसर लेकिन जामे मैसेज डॉक्टर साहब ने दिया है। यकीन मानिए, अगर आप अपना तर्ज ज़िंदगी, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे या फिर बैड फूड हैबिट से गुरेज करेंगे, तो यकीन मानिए आप अपनी सेहत का खुद ख्याल रखेंगे, क्योंकि इंसान दूसरों को मौका देता है, दूसरों को वक्त देता है, लेकिन आपको वक्त नहीं देता। अगर यकीन मानिए, अगर आप अपने आप को वक्त नहीं देंगे तो फिर वक्त आपका साथ नहीं देगा। इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।